बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 1 मार्च और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं। खबर कुछ ऐसी है कि जिस पर पूरी दुनिया हैरान और परेशान तो है ही, शायद ये कहना कुछ कम होगा क्योंकि पूरी दुनिया सख्ते में है। आज वाइट हाउस से वो मनाजर देखने को सभी को मिले जो ना किसी ने सोचे थे, समझे थे या प्रिडिक्ट किए थे। आज अमेरिकी सदर ट्रंप की यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ एक मीटिंग थी। बस वो फिर मीटिंग क्या थी, रेसलिंग ही थी। उसके अंदर जो कुछ हुआ, जो कुछ पूरी दुनिया ने देखा और सुना, वो किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। मीटिंग शुरू हुई। अमूमी तौर पर अमेरिकी सदर की जब मीटिंग शुरू होती है तो ओवल ऑफिस के अंदर वो ऑफिस से बाहर अमूमी तौर पर रिसीव करते हैं, और ऑफिस के अंदर जब किसी भी हेड ऑफ स्टेट को लेकर जाते हैं तो वहाँ पर शुरू में प्रेस को बुलाया जाता है। ये बहुत ही ब्रीफ इंटरेक्शन होता है प्रेस से। इसमें बताया जाता है कि आज की मीटिंग किस चीज़ के बारे में है और हमने किन चीज़ों के ऊपर बात करनी है। ये बड़ी बेसिक एक टोन सेट की जाती है और उसके बाद तफसीली मीटिंग होती है, और मीटिंग के बाद फिर अमूमी तौर पर एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। कम से कम जो अहम मीटिंग्स होती हैं उनके बाद एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। आज भी वैसे ही हुआ। जब अमेरिकी सदर के साथ यूक्रेन के सदर की मीटिंग शुरू हुई तो प्रेस को अंदर लेकर जाया गया, लेकिन आज वहाँ पर अमेरिकी सदर अकेले नहीं थे। वहाँ पर अमेरिका के नायब सदर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी थे, और सदर ट्रंप की दूसरी काबीना के या उनके स्टाफ के अहम लोग भी थे। वहाँ पर अमेरिका में यूक्रेन की जो एम्बेसडर हैं वो भी मौजूद थी, और मीडिया भी मौजूद था। जैसा मैंने आपको कहा कि मीडिया को अंदर लेकर जाते हैं। अब जब वहाँ पर इनिशियली टोन सेट करने के लिए कि मीटिंग किस चीज़ के बारे में, सवालात शुरू किए गए, तो थोड़ी देर तो मामला ठीक रहे। वैसे मीटिंग आप ये कहें कि कोई शायद ये कोई घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे जारी रही होगी, लेकिन उसका शायद 50 मिनट का दौरानिया जो है वो कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन जो कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ वो पहले मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ ओवल ऑफिस में से रिकॉर्ड हुआ हो। हाँ, ये दुरुस्त है कि शायद 1977 में, इससे पहले जो अमेरिकी सदर जिमी कार्टर थे, उनका भी एक इसी तरह का, इस तरह का तो नहीं, इससे बहुत कम लेवल के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट या आर्गूमेंट था वो गालिबन एक जो रशियन एनवॉय थे उनके साथ हुआ था। और फिर 1987 में रेगन जो थे अमेरिकी सदर, उनका एक इसी तरह का जो गोर्बाचोव थे उस वक्त रूस के जो हेड थे, उनके साथ एक आप ये कह लें कि आर्गूमेंट हुआ था, हीटेड डिस्कशन हुई थी। वो दो ऐसी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर याददाश्तें हैं जो अमेरिकी सदर के साथ ओवल ऑफिस में अमेरिकी सदर ने किसी के साथ किया या किसी ने उनके साथ वहाँ ऊंची आवाज़ में बात की। आज बहरहाल उन दोनों जो माजी के किस्से थे उनसे मामलात आगे चले गए। जब बातचीत वहाँ शुरू हुई तो सदर ट्रंप चाहते थे कि डील हो और पीस हो, और वो आगे जंग नहीं लड़ना चाहते। ये तो यूक्रेन के सदर के आने से पहले ही सदर ट्रंप कई बार कह चुके हैं। सदर ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि अमेरिका का $350 अरब इस पर खर्च हुआ है, और अब सदर ट्रंप जो है वो यूक्रेन से मांग रहे हैं कि हमें 500 अरब के मिनरल्स हैं। यूक्रेन के अंदर बहुत ही कीमती मिनरल्स हैं, मादनियात हैं। ज़ाहिर है उनको निकालना पड़ेगा, उस पर भी खर्च आएगा, और खर्च आकर जब वो निकाल ली जाएंगी और उनको जब बेचा जाएगा तो उसमें से जो प्रॉफिट होगा उसमें से सदर ट्रंप जो है वो $500 अरब मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने अपना पैसा पूरा करना है जो हमने जंग पर लगाया है। याद रहे कि ये जंग तकरीबन अमेरिका ने ही शुरू करवाई थी, और यूक्रेन को कहा था कि आपको नेटो का मेंबर बनाते हैं और आप लड़ जाएं, और इसी चक्कर में यूक्रेन लड़ गया, और अब यूक्रेन को अमेरिका भी लड़ गया है और बाकी सब भी लड़ गए। अब सब बिल बना कर यूक्रेन को दे रहे हैं। बहरहाल यूक्रेन के जो सदर थे उन्होंने कहा था कि मैं ये $500 अरब की मादनियात नहीं दूंगा। फिर मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि वो कहते हैं कि मैं दे दूंगा। फिर आज आकर वाइट हाउस में यही नज़र आया कि वो नहीं देना चाहते। जो बातचीत हुई वो इस कदर गर्मा गर्म हो गई कि ऐसे लगा कि जैसे रेसलिंग शुरू होने लगी है और मामलात हाथापाई पर जा रहे हैं। मेरा ख्याल है मैं कितना भी एक्सप्लेन करूं तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको एक टुकड़ा सुनवा देता हूं, छोटा सा टुकड़ा है, 1 मिनट 1.5 मिनट का। आप ज़रा सुनिए और आपको अंदाज़ा हो कि आज वाइट हाउस के अंदर हुआ क्या है। सुनिए।
یہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو وائس پریزیڈنٹ ہے اور صدر ٹرمپ ہے دونوں نے کس طریقے سے شٹ اپ کال دی یا کس طریقے سے آرگومنٹ ہوا، اور آگے سے صرف انہوں نے ہی نہیں، آپ دیکھیے کہ جو یوکرین کے صدر ہیں انہوں نے کس طریقے سے اپنی باڈی لینگویج، اپنا غصہ، آنکھیں انہوں نے گمائیں، انہوں نے بھی بڑے اگریسو طریقے سے جواب دیے۔ اب یہ لڑائی تو ہو گئی، بلکہ اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال بھی وہاں پر پوچھا گیا، اور وہ سوال پوچھا گیا برائن گلین کی طرف سے، ایک صحافی ہیں۔ انہوں نے صدر زیلنسکی سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی سوٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ انفارمل کپڑے پہن کے آئے ہوئے تھے، اور اس پر بھی اب پوری کی پوری ایک بحث ہے۔ پہلے سنیے انہوں نے کیا پوچھا۔ Pretty close. How are you? Pretty sure. He's all dressed up today. He's all dressed up today. President Trump, what's your message to Vladimir? سن لیا آپ نے۔ اب اس پر بھی ایک پوری کی پوری بحث ہے امریکہ کے اندر۔ سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے ہیں جو صدر ٹرمپ کے مخالف ہیں کہ یہ برائن گلین نے کبھی یہ بات سعودی فرما روا یا سعودی پرنس سے کیوں نہیں پوچھی، یہ عمران خان سے کیوں نہیں پوچھی، یہ مودی سے کیوں نہیں پوچھی، وہ بھی تو سوٹ پہن کر نہیں آتے۔ اچھا، یہ اعتراض کسی کا ہو سکتا ہے، کسی کا نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں ایک جواب میں کم از کم دے دوں آپ کو کہ مودی جب پہن کر آتے ہیں تو وہ کرتا پجامہ پہن کر آتے ہیں، اوپر واسکٹ پہنی ہوتی ہے انہوں نے، اپنا روایتی لباس ہوتا ہے لیکن بہت ہی فارمل لباس ہوتا ہے ان کی روایت کے حساب سے۔ اسی طریقے سے جب عمران خان گئے تھے تو وہ بھی شلوار قمیض پہن کر اوپر واسکٹ پہن کر گئے تھے، روایتی لباس تھا لیکن فارمل لباس تھا۔ اسی طرح سے جب محمد بن سلمان جاتے ہیں تو وہ بھی اپنا سعودی عرب کا جو روایتی لباس ہے وہ پہنتے ہیں، لیکن فارمل لباس پہنتے ہیں، کوئی بھی سوئے اٹھ کے نہیں گیا ہوتا، کوئی بھی انفارمل کپڑوں میں نہیں گیا ہوتا۔ اب جو یوکرین کے صدر ہیں ان کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اب یہاں پر آپ روایتی لباس نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پورے ویسٹ کے اندر جو ویسٹرن اٹائر ہے وہی زیلنسکی نے پہنا ہوا تھا، لیکن انفارمل اٹائر پہنا ہوا تھا۔ اب کیونکہ یہ اٹائر ہے ہی ان کا، یہ ڈریس کوڈ ہے ہی ان کا، یا یہ ڈریس سینس کہہ لیں یا ڈریس ٹائپ کہہ لیں، یہ ویسٹ کا ہے، تو جب آپ ویسٹرن کپڑے پہنیں گے تو پھر تو وہ حساب لگائیں گے کہ آپ نے کون سے فارمل پہنے اور کون سے انفارمل، تو آپ ان کو وہاں تو جھل نہیں دے سکتے۔ تو خیر چلیں، یہ تو ایک سائڈ کی بات ہوئی۔ کل امریکی صدر کے ساتھ برٹش پرائم منسٹر بھی ملے تھے، اور وہ بھی بیچارے ڈرے ڈرے ہی تھے۔ وہ اپنے ساتھ کنگ چارلز کا ایک خط بھی لے کر آئے تھے جو میڈیا کے سامنے ہی انہوں نے صدر ٹرمپ کے حوالے کیا۔ صدر ٹرمپ نے وہ پڑھا۔ واضح نظر آ رہا تھا کہ جو برٹش پرائم منسٹر تھے وہ خاصے دباؤ میں تھے، اور ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ان کی بھی کوئی ایسے ہی معاملات ان کے ساتھ بھی نہ ہو جائیں جو آج یوکرین کے صدر کے ساتھ ہوئے۔ بہرحال اس معاملے کے اوپر بہت لمبی چوڑی تنقید صدر ٹرمپ پہ بھی ہو رہی ہے اور یوکرین کے صدر پر بھی ہو رہی ہے۔ اب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جب یہ معاملات خراب ہو گئے میڈیا کے سامنے، پھر آخرکار میڈیا کو کہا گیا کہ آپ کمرے سے باہر چلے جائیں۔ میڈیا باہر چلا گیا۔ ویسے بھی میڈیا نے جانا ہوتا ہے، یہ تو خیر بہت لمبا میڈیا وہاں پر رہا، عمومی طور پر بڑی شارٹ انٹریکشن ہوتی ہے میڈیا کے سامنے۔ جب میڈیا کمرے سے گیا اور یہ بات چیت اور زیادہ خراب ہو گئی، اور پھر کہا جاتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے سٹاف کو کہا کہ صدر زیلنسکی کو لے جائیں اور وہ وائٹ ہاؤس چھوڑ کر چلے جائیں۔ صدر ٹرمپ نے ان کو کہا کہ آپ تب واپس آئیے گا جب آپ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس سے یوکرین کے صدر کو نکال دیا، اور یہ جب وہ گئے تو اس وقت کی ایک ویڈیو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ذرا دیکھیے۔ Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. I. You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid thank you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West If Indian? you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. آپ نے دیکھ لی، تو اب آپ کو اندازہ لگ رہا ہوگا کہ آج اوور آل ماحول کیا تھا۔ اب اس سے ہم نے اتنی لمبی بات یہ کیوں کی ہے؟ اس سے ایک تو یوکرین کی جنگ کے اندر ہم نے بھی بڑا مال بنایا ہے، ہمارے چودھری نظام الدین نے بھی گولہ بارود وہاں پر سپلائی کیا ہوا ہے، تو ایک تو اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس ہم پر بھی آئیں گے۔ اب آپ کہیں گے ہم پر کیوں آئیں گے؟ ایسے تمام لوگ جو اس جنگ سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں یا اس جنگ کو لمبا کرواتے رہے ہیں،
वो जाहिर है सदर ट्रंप की पॉलिसी के साथ तो नहीं खड़े। अब सदर ट्रंप तो इस जंग को फ़ौरन बंद करवाना चाहते हैं और मज़ीद नहीं लड़ना चाहते, और वो पुतिन के साथ पीस डील करना चाहते हैं। और हम तो पुतिन के ख़िलाफ़ जा खड़े हुए थे, आपको पता ही है जनरल बाजवा ने क्या कुछ किया था बाइडन के साथ मिलके। तो इसलिए हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को भी कान हो, क्योंकि मामलात उनके लिए भी ख़राब हो सकते हैं या ख़राब होने जा रहे हैं। तो इसमें से उनके लिए भी समझने के लिए काफ़ी मवाद है। समझना उन्होंने नहीं है, शायद उन्होंने भी ऐसे ही समझना है जब कभी जो ज़ेलेंस्की के साथ हुआ, खुदा न खास्ता उनके साथ हो, तो फिर ही समझ आएगी। लेकिन लग रहा है कि मामलात उसी तरफ जा रहे हैं, और जो शख्स इस जंग से फैज़याब हुआ है, जिसने फ़ायदा उठाया है या इस जंग को प्रलॉन्ग करने का हिस्सा बनता रहा है या बनेगा, मेरा ख्याल है सदर ट्रंप आने वाले दिनों में उसे आड़े हाथों लेंगे। बहरहाल अमेरिका के अंदर अब एक डिबेट चल निकली है। जो डेमोक्रेट पार्टी है वो सदर ट्रंप को अटैक कर रही है, जो रिपब्लिकन है, इवन ऐसे सेनेटर्स जैसे लिंडसी ग्राहम जो है बहुत ही प्रो यूक्रेन है, जब से जंग शुरू हुई 9 दफ़ा यूक्रेन का वो दौरा कर चुके हैं, वो भी आज यूक्रेनी सदर के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और उनसे तकाजा कर रहे हैं कि वो माफ़ी मांगे जो उन्होंने आज बदतमीज़ी सदर ट्रंप के साथ की है। अब किसने किसके साथ बदतमीज़ी की, लेट द हिस्ट्री जज। आने वाले दिनों में इस चीज़ के ऊपर वाज़े पूरी दुनिया का एनालिसिस भी आ जाएगा और वर्डिक्ट भी आ जाएगा। हम अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, क्योंकि इस खबर के ऊपर काफ़ी हमने वक्त लगा लिया कि, लेकिन खबर थी बड़ी, इसलिए इसको डिस्कस करना ज़रूरी था। अगली खबर जो है वो सऊदी अरब जो है वो $1 अरब के ड्रोन ख़रीद रहा है अब अमेरिका से। ये ड्रोन जो है MQ-9B इनका नाम है, मॉडर्न ड्रोन्स है, और शायद वो जो यमन के साथ जंग चल रही है उनमें इनको इस्तेमाल करना है। ये भी एक मेजर डेवलपमेंट है, ये भी एक मेजर डील होने जा रही है। देखते हैं ये तोड़ चढ़ती है या नहीं, इस मामले की तरफ भी चलते हैं। लेकिन पहले आप ज़रा कुछ डोमेस्टिक ख़बरों की बात कर लें। अडयाला जेल से रिलेटेड जो नजम सेठी का बयान है, मीन इमरान खान साहब से रिलेटेड, नजम सेठी कहते हैं कि इमरान खान पार्लियामेंट से इस्तीफ़ों का ऐलान कर सकते हैं। अगर उन्होंने कर दिया तो नया बहरान खड़ा हो जाएगा। इमरान खान अब किसी भी वक्त ये ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार के बरक्स इस बार उनके पास खोने को कुछ नहीं है। पिछली बार तो उन्होंने ज़ाहिर है KP की हुकूमत खोई थी, पंजाब की हुकूमत खोई थी। इस वक्त अगर वो रिज़ाइन कर भी देते हैं तो आप बताइए, इमरान खान तो पहले ही जेल में है, उन्होंने क्या खोना है। स्पेशली अगर वो कौमी असम्बली से रिज़ाइन करते हैं तो इमरान खान तो कुछ नहीं खोएंगे, और या पंजाब असम्बली से भी रिज़ाइन करते हैं, क्योंकि आपके सामने मैं बार बार रखता रहता हूँ, और हमारे जो दोस्त हैं पंजाब असम्बली में हैं और फेडरल अपना जो कौमी असम्बली में है, वो जब ज़रा सी तनकीद करें तो बहुत गुस्सा कर जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस हुकूमत को आड़े हाथों लेना चाहिए था, वो लेने में हम अभी तक नाकाम हुए हैं। हुकूमत का साल पूरा हुआ है, ना फेडरल लेवल पर हमने कोई वाइट पेपर निकाला है, ना ही प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हमने कोई निकाला है। इनकी 1 साल की जो करप्शन है, जो इनकी 1 साल की बेज़ाब्तगियाँ हैं, जो इनकी 1 साल की इन्होंने लूट मार की है, उसके ऊपर हमने उस तरीके से आवाज़ नहीं उठाई जिस तरीके से उठानी चाहिए थी। वो तो भला हो मरीम नवाज़ का अपना कि वो 12वीं प्लेयर हैं, उन्होंने बहुत बुरा खेल खेला है कि 60 पेजेस की उन्होंने एडवर्टाइजिंग दे दी, जिससे पूरी कौम उनके पीछे चढ़ गई है, पूरा मीडिया उनके पीछे चढ़ गया है और वो डिफेंसिव हो गई हैं। लेकिन हमारे MPs और हमारे MNAs ने वो नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा कर सकते थे, उन्होंने उतना नहीं किया। इसलिए नजम सेठी की बात, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन इस बात में वज़न इस हद तक तो है कि इमरान खान के पास इस वक्त अगर वो ये करते हैं तो वो इसमें से कुछ ज़्यादा नहीं खोएंगे, क्योंकि उनको कोई ख़ास फ़ायदा भी यहाँ से पॉलिटिकली नहीं मिल रहा। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने कहा है कि पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से अब नंबर 142वां है। जी हाँ, सॉरी, 142 मुल्कों की लिस्ट में 140वां है। जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है वो बताते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त माली और नाइजीरिया से पीछे है, मतलब नंबर 1 बनने के बिल्कुल करीब है। इससे पहले इन्हीं 2 मुल्कों से हमारा मुकाबला है सिक्योरिटी सिचुएशन में भी। याद कीजिए, एक इंडेक्स में 142 मुल्कों में से हम उसमें भी 140वें नंबर पर आए थे, उसमें भी हम माली और नाइजीरिया से पीछे थे। दुनिया में जो सिक्योरिटी के लिहाज से बदतरीन मुल्क हैं उनमें हम नीचे से नंबर 1 बनने में सिर्फ 2 मुल्क हमारे आगे हैं। ये पता नहीं माली और नाइजीरिया हमसे क्यों मुकाबला कर रहा है, ये आगे पीछे क्यों नहीं हो जाता। अब वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर में हम बहुत पीछे चले गए। ये खैर, ये तो मेरे ख्याल में कि
हमारे लिए बहुत ही एजाज़ की बात होनी चाहिए जितना हम दिन रात काम कर रहे हैं। दूसरा, जमहूरियत में हम 6 दर्जे तनज़ली के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो 10 बदतरीन जमहूरियतें हैं, बल्कि जिनको जमहूरियत नहीं कहा जा सकता, उन मुल्कों की सफ़ में जा खड़े हुए हैं। मैं नहीं कह रहा, ये ज़ाहिर है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट्स कह रहे हैं और रिपोर्ट मोहम्मद मालिक कर रहे हैं, पाकिस्तान के टेलीविज़न पर कर रहे हैं, और ज़ाहिर है इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है या क्रेडिट है वो मौजूदा आर्मी चीफ़ और पिछले आर्मी चीफ़ को जाएगा, क्योंकि जब स्टॉक एक्सचेंज ज़रा सी ऊपर हुई थी तो उस वक्त के DGISPR ने कहा था कि नई हुकूमत आई है, ज़ाहिर है हम लेकर आए हैं तो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, देखिए आवाम का कितना कॉन्फिडेंस है। तो हुजूर, ये जो बदतरीन रैंकिंग आ रही है ये भी आप ही का क्रेडिट है, इसको भी आप ही लीजिए, किसी के साथ शेयर ना कीजिएगा, ये आप ही का क्रेडिट बनता है, इससे पहले कि आप किसी और के साथ शेयर करें। अच्छा जी, इस्लामाबाद से खबर रखते हैं अगली। इस्लामाबाद में इस वक्त सूरत हाल बड़ी दगरगूं हो रही है, क्योंकि वहाँ पर जो लाल मस्जिद वाला मामला पहले भी आपको याद है, अब लाल मस्जिद के जो वहाँ पर मुंतज़िम आला हैं, जो वहाँ के लीडर हैं, वो क्लाशनकोफ हाथ में उन्होंने पकड़ी हुई है और पुलिस के सामने वो तकरीर कर रहे हैं। अब हमें पूरा मामला पता नहीं कि ये सेज किस चीज़ का है सारे का सारा, लेकिन वहाँ पर एक सेज की कैफियत है, एक तरफ पुलिस लगी हुई है, एक तरफ वो है, क्लाशनकोफ उनके हाथ में है और वो वहाँ पर तकरीरें करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, जारी करते हैं। अब होश के नाखन लिए जाएं और इनसे बातचीत करके इस मामले को हल किया जाए, कहीं दोबारा यहाँ पर कत्लो गारत ना की जाए, क्योंकि मुल्क किसी भी किस्म की कत्लो गारत का मुतहम्मल नहीं हो सकता। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है हमारी मौजूदा रजीम का, उसमें तो लगता है कि वो ऐसे मामलात जो हैं वो खुद ढूंढते हैं। अगली खबर हमने आपके सामने शायद पहले भी रखी थी, अब उसकी मज़ीद तफसीलात आ रही हैं। वो मोहम्मद आसिफ नामी नौजवान जिसने अपने आप को आग लगाई थी, जस्टिस शुजा, जी हाँ, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजा, उनकी अदालत से उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा था, वो तारीख पर तारीख दे रहे थे। मामला जो रिपोर्टेडली सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि मोहम्मद आसिफ को नेस्ले जो प्राइवेट कंपनी है, ये रिपोर्टेडली जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, हमें तो पता नहीं, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ये, उन्होंने बताया कि नेस्ले ने इन्हें नौकरी से निकाल दिया था। इन्होंने एक लोअर कोर्ट के अंदर अपना मुकदमा किया जो ये जीत गए, इनके हक में हुआ। नेस्ले ने जाकर स्टे ऑर्डर ले लिया हायर कोर्ट से या हाई कोर्ट से, और फिर हाई कोर्ट में तारीख पर तारीख, और शायद 9 साल से इनका मुकदमा चल रहा था। अब ज़िंदगी से तंग आ गए, अपने ऊपर पेट्रोल फेंका और अदालत में ही अपने आप को आग लगा ली। हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, ज़ख्मों की ताब ना लाए और इस दुनिया से चल बसे। अब जस्टिस शुजा को भी सोचना चाहिए, सिर्फ उन्हीं को नहीं, बाकी जजेस को भी सोचना चाहिए कि वो ये क्या करते हैं, गरीब लोगों के साथ इस तरह का जुल्म कैसे किया जाता है। सबसे बढ़ के जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिन्होंने अदालतों पर भी कब्ज़ा कर लिया है, वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं। उनको सोचना चाहिए कि अवाम को किन हालात में ले आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ सलमान नामी नौजवान लाहौर में, उसने तस्वीर हमारे पास है, दिखा आपको नहीं सकते, बहुत ही तकलीफ दे तस्वीर है। नौजवान ने अपने आप को पंखे के साथ लटक कर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। ये लाहौर में वाक़या हुआ है और ये दूसरा नौजवान है जो दम तोड़ गया है। ये भी बेरोज़गार था, इसके पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई ज़रिया माश नहीं था, तंग आकर इसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। अब एक तरफ ये 2 खबरें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अगली खबर भी मैं ही आपके सामने रख रहा हूँ, और वो ये है कि वज़ीर आज़म ने जो नई काबीना के अंदर चेहरे शामिल किए हैं 27 के करीब, उन समेत मैंने कल आपको कहा था 50 हो गई काबीना, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, गलत कह दिया था, 51 हो गई है, 51 हो गई है, मैंने एक कम गिना था, इनकी बेशर्मी का एक लेवल कम गिना था, इसलिए आपसे माजरत चाहता हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने 27 नए और पुराने सारे मिला के 51 के 51 जो फ़ौज पूरी थी, उन्हें एक बहुत ही पुरतइश किस्म का एक नाश्ता जो है वो तनावल फरमाया सब ने, आपके पैसों से, आपके टैक्स के पैसों से। वज़ीर आज़म हाउस के अंदर वो नाश्ता किया गया है और उसमें फिर बाकी जो ब्यूरोक्रेसी और बाकी मुलाजमीन की फ़ौज, ज़फ़र मौज सारी शामिल थी। अगर इस नाश्ते का आधा पैसा भी इन 2 नौजवानों को दे दिया जाता तो इनका साल गुजर जाता, इनकी ज़िंदगी जो है वो ये ना होती। ना ही गग्गो मंडी का जो मेहनत कश अपने आप को ट्रेन के सामने खड़े करके जिसने अपनी ज़िंदगी ले ली, ना उसको ज़िंदगी लेनी पड़ती। ये प्रायोरिटीज़ हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने 50 पैसे पेट्रोल की कीमत कम की है। कितनी? 50 पैसे, 1 रुपया भी नहीं, 50 पैसे। देखिए कितनी बड़ी आपके ऊपर मेहरबानी की है। और अगली खबर आपको पता ही है
کہ 60 صفوں کے اوپر مریم صاحبہ نے اشتہارات دیے ہیں، اور عظمہ بخاری کہہ رہی ہیں کہ جن صحافیوں کو اعتراض ہے وہ اب اس مہینے کی تنخواہ نہ لیں، کیونکہ ان کے جو اخبار ہیں ان کو ظاہر ہے ان 60 صفوں کے اشتہارات کے پیسے گئے ہیں. اگر وہ اس کام کو غلط سمجھتے ہیں تو وہ پھر تنخواہ مت لیں، مطلب وہ تنخواہ نہ لیں، اور ان میں سے بھی خدا نخواستہ کچھ لوگوں کو وہی کرنا پڑے جو سلمان کو کرنا پڑا یا دوسروں کو کرنا پڑا. کس قدر یہ لوگ بے شرم ہیں اور صفاک ہیں. صفاکی ہے کہ کم نہیں ہوتی. خبریں اور بھی تھیں لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.